होता क्या है, हमारे ढेर सारे क्रॉप्स फसल जो है वो पार्टिकुलर सीजन वाले हैं, और उस सीजन में उनका प्रोडक्टिविटी होता है, प्रोडक्शन होता है। तो हमारे पास उनके प्रोडक्ट काफी ज्यादा संख्या में या मात्रा में आ जाते हैं, अमाउंट में आ जाते हैं। लेकिन जिस समय हमको आवश्यकता है, वो समय केवल वही मौसम नहीं होता है जिस समय उनका क्रॉप प्राप्त होता है। हमें किसी भी क्रॉप के प्रोडक्ट का आवश्यकता सालों भर होता है या हो सकता है। तो इसके लिए हमको उनके जो ग्रेन्स होते हैं या प्रोडक्ट्स होते हैं उनको कंजर्व करने या संरक्षित करने का प्रक्रिया करना पड़ता है। इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है? इसलिए पड़ती है कि कोई भी प्रोडक्ट जो है वो आपका सालों भर कैसे उपयोग लायक रहे, उसका उपयोग हम कैसे कर सके, इसकी व्यवस्था के लिए ही स्टोरेज करना पड़ता है। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, आपके पास वीट है, वीट मार्च अप्रैल तक हो जाता है, ठीक है। बहुत ज्यादा होगा तो जून जुलाई जून तक जो है ना, वो मार्च अप्रैल अप्रैल मई अप्रैल मई तक जो है ना, वो पूरी तरह से आपके बाजार में आ जाता है। लेकिन अब हमको अगर नया वीट चाहिए, तो ये जो अप्रैल मई में आया है वीट बाजार में, वही वीट हमको अगला साल फिर मिलेगा, नेक्स्ट ईयर। जैसे 2021 में जो आ गया अप्रैल में मई तक हमारे पास वीट का ग्रेन्स, अगले साल अगर हमको अगले साल अप्रैल मई तक हमको उसी वीट से काम चलाना पड़ेगा, क्योंकि नए जो वीट के प्रोडक्ट्स आएंगे वो अगले साल आएंगे, मार्च के बाद आएंगे। तो इसलिए हमको उन्हें स्टोर करना पड़ेगा। कई रबी फसल से, और जैसे दलहन है, लेग्यूम्स है, वो लेग्यूम्स आपके जून के पहले आ जाते हैं। मतलब मई तक जो है ना, वो अधिकांश हार्वेस्ट हो जाते हैं और आपके पास उनका प्रोडक्ट्स आ जाता है। लेकिन अगर हमको फिर से चाहिए रबी का वो प्रोडक्ट्स, तो नेक्स्ट ईयर के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इंतजार करना पड़ेगा। और इससे बचने के लिए कि उनके प्रोडक्ट हम सालों भर यूज कर पाए, लोग क्या करते हैं, उनको स्टोर करते हैं, हार्वेस्टिंग के बाद उनको स्टोर कर लेते हैं। अब अभी जो वर्तमान में जो है ना, स्टोरेज का कई प्रक्रिया है, लेकिन दो जो है ना काफी लोकप्रिय है, या दो जो है ना काफी उपयोग में हो रहा है। एक तो गनी बैग में भर के, हाँ, मेनली जूट का बैग होता है, और उन बैग में हम लोग क्या करते हैं, वो जो आपके प्रोडक्ट्स हैं, ग्रेन्स हैं, उनको भर देते हैं, और भर के क्या करते हैं, उनको एक सलीके से सजाकर हम लोग रखते हैं किसी बिल्डिंग के अंदर। सामान्यतः वो जो बिल्डिंग होता है वो आपका ह्यूमस उसमें न के बराबर होना चाहिए, टेम्परेचर जो है ना वो आपका ज्यादा वेरिएशन नहीं होना चाहिए। इस तरह से हम लोग जो है ना उसको कंजर्व करने या संरक्षित करने का बात सोचते हैं। गनी बैग में मुख्यतः जूट बैग का उपयोग इसलिए किया जाता है कि जूट बैग जो है ना वो क्या करता है, नमी को ग्रेन तक पहुंचने से रोकता है, और एक लेयर का काम करता है ग्रेन्स के और किसके बीच में, एनवायरमेंट के बीच में। सिलोस जो होता है समानता टैंक जैसा होता है, और ये मेटेलिक स्टोरेज स्ट्रक्चर होता है। ये जो आपका सिलोस है, कुछ हद तक आप ऐसा देख सकते हो कि बड़े बड़े आप घर में अभी वर्तमान में जो स्थिति है, हम लोग क्या करते हैं, वो मेटल का ड्राम लाते हैं और ड्राम में ग्रेन्स को रखते हैं, फूड ग्रेन्स को रखते हैं। ऐसा ही ये जो ग्रेन्स होता है ना, कई हजार किलो का वो होता है, बड़ा बड़ा, और वो डबल लेयर का बना होता है। वो जो सिलोस होता है समानता, वो आपका स्टोरेज का जो मेटल स्टोरेज जो यहाँ पर होता है, वो समानता वो काफी बड़ा होता है इस तरह से, और डबल लेयर्ड होता है। ये ध्यान रखिएगा, ये डबल लेयर्ड होता है। और डबल लेयर्ड होने से फायदा क्या होता है कि बाहरी जो इन्वायरमेंट चेंज है उसका ज्यादा असर हम पे नहीं पड़ पाता है। सिलोस डबल लेयर्ड होता है, मेटेलिक स्ट्रक्चर है, और उसी में हम लोग क्या करते हैं, फूड ग्रेन को रख देते हैं। उसका इन्वायरमेंट जो है ना वो आपका क्या होता है, कंट्रोल्ड होता है, प्लस उसका जो आपका मॉइस्चर होता है वो भी कंट्रोल्ड होता है। तो सिलोस के बारे में दिमाग में आ जाना चाहिए, मेटेलिक आपका डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है, टैंक जैसा काम करता है, और उसमें हम क्या करते हैं, वो रखते हैं किसको, ग्रेन्स को। अभी जो वर्तमान में चिल्लाया जा रहा था किसान वाले बिल में,
या किसान वाले मामले में कि ये जो है ना बड़े बड़े जो है ना सिलोस बनाए जा रहे हैं। सिलोस जो है ना किनके द्वारा, वो कोऑपरेटिव लोगों के द्वारा, जैसे अडानी के द्वारा, अंबानी के द्वारा, ऐसा कुछ आरोप लगाया जा रहा था लोगों के द्वारा। देखो रियली में सिलॉस जो है ना वो बनाया ही जाता है सरकार के द्वारा, या फिर बड़े बड़े कोऑपरेटिव जो है, क्योंकि इसमें खर्च ज्यादा होता है, इसमें स्टोर करने में खर्च ज्यादा हो जाता है। तो समानता ये जो है ना वैसे लोग बनाते हैं जो इसको व्यापारिक रूप में काम उपयोग कर सके। अब आपके दिमाग में आएगा कि आखिर जो ग्रेन को स्टोर करने का बात है वो किस चीज में किया जाता है, क्या किया जाता है, ये तो समझ में आ गया। लेकिन स्टोरेज का कारण क्या था? तो आपको बताए थे कि बायोटिक एबायोटिक फैक्टर्स हैं जो फूड ग्रेन को क्या करते हैं, स्पॉइल कर देते हैं, है ना। फूड ग्रेन्स का क्यों जरूरी है, प्लस किससे किससे डैमेज हो सकता है, किसका, फूड ग्रेन्स का। तो फूड ग्रेन्स जो है या जो भी प्रोडक्ट्स हैं, फूड ग्रेन्स ही केवल नहीं, कोई भी प्रोडक्ट्स है, वो आपका दो आपका कारक से जो है ना वो डैमेज हो सकते हैं, एक बायोटिक और दूसरा एबायोटिक। बायोटिक जो होता है उसमें क्या आ जाएंगे, कई माइक्रो ऑर्गेनिम्स आ जाएंगे, जैसे इसमें वर्म भी लिख सकते थे हम, वर्म नहीं लिखे, वर्म्स हो सकता है, माइक्रो ऑर्गेनिम्स हो सकता है बैक्टीरिया के रूप में, फंजाई के रूप में, या कैटल्स वगैरह हो सकता है। अर्थात जो लिविंग ऑर्गेनिम्स है वो अगर डैमेज करे तो उसको हम क्या कहेंगे, बायोटिक फैक्टर्स कहेंगे। कई प्रकार के कीड़े हैं जो क्या करते हैं, ग्रेन्स को खराब करते हैं। जैसे आप देखते होंगे गेहूं वगैरह में वो छोटे छोटे जो है ना वो दाना लग जाता है, चूड़ी जिसको बोलते लोग देहात में, या चावल में लग जाता है, तो उसको क्या करता है, अंदर से पूरा खोखला कर देता है। या फिर चना में भी जो है ना कई प्रकार के कीड़े लग जाते हैं, उसका जो है ना बीज में, सीड्स में, उसमें आप देखते होंगे कि वो चना जो है वो पूरी तरह से क्या हो गया है, वो आपका अंदर से खोखला हो गया है। तो इनसे बचने के लिए आपको क्या करना है, जो आपका फूड ग्रेन्स है स्टोरेज के समय में उस पर ध्यान देना है, या उसको बचाने के लिए स्टोरेज करना था। तो बायोटिक जो फैक्टर्स है वो तो समझ में आ गया होगा, माइक्रो ऑर्गेनिम्स या ऑर्गेनिम्स जो कि आपका इसको खराब करते हैं। अब ये बायोटिक का मतलब है, ये बायोटिक जो है मतलब कि आपका इन्वायरमेंटल फैक्टर्स है, जैसे लाइट है, मॉइस्चर है, ठीक है, टेम्परेचर है, रेन है, पानी जो है ना वो आपका उसको खराब करता है। समानतः जो मॉइस्चर होता है अगर वो 14% से ज्यादा हो जाए, 14% से ज्यादा हो जाए, तो आपका क्या होता है, एक्सपॉइल कर देता है। हमेशा ध्यान रखना है, ये एक्सपॉइल कर देगा कब, जब 14% से ज्यादा हो जाएगा वेट में, जितना वजन है उसका, अगर उसमें 14% से ज्यादा पानी रहेगा, मॉइस्चर रहेगा, तो कोई भी आपका जो फूड ग्रेन्स है वो जल्दी खराब हो जाता है। इसलिए आप देखते होंगे घरों में जो ग्रेन्स को रखा जाता है उसको क्या करके रखता है, हम लोग उसको जो है ना सुखा के रखते हैं। अगर मॉइस्चर कंटेंट जो है ज्यादा हो जाए तब उसमें वर्म भी ज्यादा डेवलप होते हैं, ज्यादा जो है ना वो आपका आ जाते हैं। तो दो तीन चीजें, एक तो फंगस वगैरह का ग्रोथ ज्यादा हो जाएगा, वर्म ज्यादा आ जाएगा, प्लस साथ ही साथ टेम्परेचर जो है ना वो भी आपका इसमें बढ़िया से मेंटेन रखना चाहिए। अगर इंसेक्ट का बात करो तो इंसेक्ट जो है ना वो 30 डिग्री से 32 डिग्री में खूब बढ़िया से डेवलप कर जाते हैं। कहीं पे अगर फूड ग्रेन्स है और 30 से 32 डिग्री पे है तो उसको उसमें वो आपको क्या करते हैं, बहुत बढ़िया से डेवलप होते हैं। तो यहाँ पर प्रिवेंट करने के लिए ध्यान रखना है, टेम्परेचर जो है ना वो क्या होना चाहिए स्टोरेज के लिए, बिलो 30 डिग्री होना चाहिए, 30 डिग्री सेंटीग्रेड। इसलिए कई जगह स्टोरेज जहां पर आप देखे होंगे जहां पर स्टोर किया जाता है तो वहां पर जो है ना चिलिंग प्लांट लगाया जाता है ताकि ठंडा रखा जा सके, वाटर चिलिंग प्लांट। और मॉइस्चर जो है ना वो भी ध्यान रखना है कि मॉइस्चर भी हमेशा क्या होना चाहिए, लेस देन 14% होना चाहिए, तो स्टोरेज बढ़िया होगा।
ये क्या करता है, ये दोनों अगर है फॉर लॉन्ग टाइम स्टोरेज होगा, ठीक है। और अगर ये दोनों 14% से ज्यादा ह्यूमिडिटी हो जाएगा तो ज्यादा समय तक हम नहीं रख पाएंगे ग्रेन्स को, खराब हो जाएगा, ठीक है। टेम्परेचर जो है ना 30 डिग्री से ज्यादा है तो आपके जो माइक्रो ऑर्गेनिम्स है वो ज्यादा डेवलप होंगे। इसलिए ठंडा के मौसम में जो है ना वो आपका अगर टेम्परेचर 4 डिग्री 3 डिग्री हो जाता है तो उस समय कीड़े जो है ना वो ग्रेन्स में कम लगते हैं। लेकिन जैसे जैसे गर्मी बढ़ता है वो देखिएगा वो जो है ना उसमें वर्म की संख्या बढ़ती जाती है, कीड़ों की संख्या बढ़ती जाती है, किसमें, फूड ग्रेन्स में। ये तो था आपका स्टोरेज ऑफ क्या, फूड। आपको ये आपको लेकिन ये केवल उसी से, अगर किसी भी प्रोडक्ट को आपको क्या करना है, स्टोर करना है, तो 3-4 तरीके हैं जिनको हम कॉमनली यूज करते हैं। पहला तो ये करना है कि जिसको भी स्टोर करना है उसको पर्याप्त रूप में क्या किया जाए, ड्राई कर दिया जाए, मतलब उसका मॉइस्चर को कम कर दिया जाए। अगर उसके मॉइस्चर को कम कर दिया जाएगा तो क्या होगा, जल्दी खराब होने की संभावना नहीं रहेगी। तो प्रॉपर ड्राइंग कर ले प्रोडक्ट का या फूड ग्रेन्स को। दूसरा क्या करना है, केमिकल को यूज करना है पेस्टिसाइड्स या इंसेक्टिसाइड्स के रूप में, अर्थात स्प्रेइंग करना है। कई बार हम लोग क्या करते हैं, फूड ग्रेन्स को रख देते हैं और उस पर स्प्रे कर देते हैं केमिकल्स को, या जो पेस्टिसाइड्स होता है, इंसेक्टिसाइड्स होता है, कीड़ा मारने वाला दवा होता है, या कुछ एक में हम लोग क्या करते हैं वो आपका वो उसको हम टैबलेट के रूप में रख देते हैं बीच बीच में करके। ये फ्यूमिगेशन में आता है। फ्यूमिगेशन में क्या किया जाता है, समांतर धुआं के रूप में या गैस के रूप में जो है ना वहां पर भर देते हैं, किसको, पेस्टिसाइड्स या इंसेक्टिसाइड्स को। क्योंकि वो गैस के रूप में या धुआं के रूप में होता है, लिक्विड के फॉर्म में नहीं होता है या बूंद के रूप में, ड्रॉपलेट्स के रूप में नहीं होता है, तो नमी होने का भी संभावना कम होता है फ्यूमिगेशन में, और स्प्रे भी बहुत बढ़िया से हो जाता है। इसलिए माना यह जाता है कि फ्यूमिगेशन जो है ना वो बहुत बढ़िया तरीका है किसका करने का, तो आपका पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए जो है ना एक बहुत ही बढ़िया तरीका है, कौन, फ्यूमिगेशन। दूसरा है सीलिंग। फ्यूमिगेशन में और ये दोनों में अंतर है, देखिएगा स्प्रेइंग में हम लोग क्या करते हैं, छिड़काव करते हैं, छिड़काव जिसको बोल रहे हैं, और फ्यूमिगेशन में क्या करते हैं, गैसियस रूप में उसमें भर देते हैं, रख दिए और उसमें गैस जैसा भर दिए पेस्टिसाइड्स वगैरह। तो टैबलेट वगैरह जो डाल देते हैं हम, उससे क्या होता है, गैस निकलता रहता है हमेशा, और उससे भी क्या होता है, फ्यूमिगेशन में का वो काम करता है अगर पूरा पैक कर देंगे तो। और चौथा है सीलिंग वगैरह कर सकते हैं, हाँ ठंडा कर सकते हैं। तो स्टोरेज के लिए जो है जो यूज किया जाता है कुछ तरीका वो आपका ये है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, अब एनिमल हस्बेंड्री हमको आगे जानना था, तो नीचे अगला जो सब हेडिंग है उसको शुरू कर देते हैं, तो आगे बढ़ेंगे हम। एनिमल का मतलब तो समझते ही होंगे, वैसे ऑर्गेनिज्म को एनिमल कहते हैं जो आपका मूव करता है, हेट्रोट्रॉपिक होता है, जिसका जो बॉडी होता है वो उस सेल का बना होता है जिसमें सिर्फ सेल मेम्ब्रेन होता है, सेल वॉल नहीं होता है, उसको हम, उन ऑर्गेनिज्म को हम लोग क्या कहते हैं, एनिमल्स कहते हैं। तो एनिमल्स जो है उसका हस्बेंड्री करना है। हस्बेंड्री क्या है, अंग्रेजी का जो शब्द है ना उसका अपना मीनिंग है, प्रत्येक इंग्लिश के शब्दों का अपना अपना मीनिंग है। अभी हस्बैंड शब्द आप लोग सुने होंगे, घरों में कॉमनली यूज किया जाता है हस्बैंड, हस्बैंड है ना, ये हमारे हस्बैंड है, पति को बोलते हैं हम लोग। हस्बैंड का मतलब होता है पालतू, ठीक है, गुलाम, नौकर, ठीक है। तो हस्बैंड मतलब हमारे क्या है, पालतू हैं, जो हम कहेंगे वही सुनेंगे। इसी से आया है हस्बेंड्री, मतलब पालतू बनाना। तो रियली में डोमेस्टिकेशन को ही हम एनिमल हस्बेंड्री कर सकते हैं, है ना। जंतुओं को डोमेस्टिकेट करना ही एनिमल हस्बेंड्री कहलाता है। तो हस्बेंड्री का मतलब होता है डोमेस्टिकेशन, केशन। तो अर्थात एनिमल हस्बेंड्री का क्या मतलब है, एनिमल को डोमेस्टिकेट करना, पालतू बनाना ही इसमें हमको जानना है।
तो इसमें क्या किया जाता है, एनिमल हस्बेंड्री में क्या किया जाता है, एनिमल्स को ह्यूमन के सुपरविजन में ग्रो कराया जाता है, ब्रीड कराया जाता है और उनके प्रोडक्ट को क्या किया जाता है, प्राप्त किया जाता है। तो इसमें क्या क्या पढ़ना है सो लिखेंगे हम अभी। क्या है भैया, तो आराम से बता दोगे। पालतू बनाना किसको, एनिमल्स को, अर्थात कोई भी पार्टिकुलर एनिमल को ग्रो करवाना, ब्रीड करवाना और तो और उससे जो है ना प्रोडक्ट को प्राप्त करना ह्यूमन सुपरविजन में या ह्यूमन के कंट्रोल में, ये क्या कहलाता है, एनिमल हस्बेंड्री कहलाता है। अब इसमें दो चार को जो है ना वो शब्द है। हाँ, तो अभी हम बात करते हैं लाइव स्टॉक का, जो कि एनिमल हस्बेंड्री में कॉमनली यूज होगा ये शब्द। लाइव स्टॉक क्या है, देखो वैसे एनिमल्स को हम लाइव स्टॉक कहते हैं जो मनुष्य के किससे जुड़ा हुआ है, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस से जुड़ा हुआ है, कृषि से जुड़ा हुआ है ना। एग्रीकल्चर मतलब होता है दोनों, मतलब फसल को लगाना और जंतुओं को पालना, ये सब के सब प्रैक्टिस को एक साथ हम एग्रीकल्चर कहते हैं। तो वैसे एनिमल्स जो मनुष्य डोमेस्टिकेट करता है और उनके एग्रीकल्चर मेथड्स में जुड़ा होता है या एग्रीकल्चर के साथ जुड़ा होता है, उसे लाइव स्टॉक कहते हैं। लाइव स्टॉक में कौन कौन आ सकता है, काऊ मतलब कैटल, बफेलोज, ठीक है, और क्या आ सकता है, वो आपका सीप, गोट, इवन हॉर्स, और तो और आस को भी जोड़ दिया गया है उसमें, और वर्तमान में उसके साथ जोड़ दिया गया है इसको भी, बर्ड्स को भी। ठीक है, तो लाइव स्टॉक क्या है, वैसे एनिमल्स जो हमारे एग्रीकल्चर के साथ जुड़े हुए हैं उनको कहते हैं लाइव स्टॉक। एग्जाम्पल में कैटल, और समानता कैटल जब यूज होना तो समानता ये काऊ के लिए यूज होता है, ध्यान रखिएगा। अगला है बफेलो, ठीक है, हॉर्स, आस भी लोग डंकी भी रखते हैं। ये सब जो आपका जुड़ा हुआ हो किसके साथ, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस के साथ, उसको बोलते हैं हम क्या, लाइव स्टॉक। स्टॉक से फायदा क्या क्या है हमको, तो सबसे पहले तो लाइव स्टॉक क्या था आपको बता दिए कि वैसे एनिमल्स जो आपका डोमेस्टिकेटेड है और हमारे एग्रीकल्चर प्रैक्टिस के साथ जुड़े हुए हैं उनको लाइव स्टॉक कहते हैं, जिसमें गाय प्रमुख है, भैंस है, हॉर्स भी है, आस भी है, गोट है, ये सब, कुत्ता वगैरह को इसमें नहीं रखेंगे, हाँ वो इसमें नहीं आएगा। तो जो हमारे एग्रीकल्चर प्रैक्टिस के साथ जुड़ा हुआ है उसको लाइव स्टॉक कहते हैं। वर्तमान में इसमें जो है ना वो आपका बर्ड पालन को भी जोड़ दिया गया है, मतलब कि पोल्ट्री को भी इसमें जोड़ दिया गया है, और तो और मधुमक्खी पालन को भी जोड़ दिया गया है। इसमें लाइव स्टॉक में फिशरी को जोड़ लोग भी जोड़ रहे थे, लेकिन फिशरी एक अलग आ जाता है क्योंकि वो एक्वेटिक होता है। अब यहाँ पर हम बात अगर आगे बढ़ाएं कि क्या क्या इसका फायदा है, लाइव स्टॉक से हमें क्या क्या मिलता है। एक तो हमें उससे जो है ना वर्कर मिलता है। लाइव स्टॉक क्या करता है, आपके कामों को पूरा करता है। जो जानवर हैं उनका यूज हम अपने सामान को ढोने के लिए, खेत को जोतने के लिए, या सिंचाई के लिए जो है ना मशीन चलाने के लिए, कई जगहों पर इसका यूज किया जाता है। तो लाइव स्टॉक से हम मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्राप्त करते हैं, कैपेसिटी टू डू वर्क प्राप्त करते हैं। दूसरा इससे क्या फायदा है, कई प्रोडक्ट मिलता है जो हम फूड के रूप में यूज करते हैं, जैसे दूध है, मीट है, हाँ, और तो और इसके कई जो प्रोडक्ट्स हैं उनका यूज दूसरे रूप में किया जाता है, जैसे हेयर्स है, स्किन है, बोन है, जिसका यूज हम अन्य अपने आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करते हैं। इनके जो वेस्ट होते हैं जैसे एक्स्ट्रा है उनका मलमूत्र, उसका उपयोग हम लोग कंपोस्ट के रूप में करते हैं। और तो और ये इकोनॉमिक रूप से हमारे लिए इसलिए भी फायदेमंद है कि आप जरूरत पड़ने पर ये हमारे साथ खड़े तो होते ही होते हैं, साथ ही साथ इनको हम सेलिंग करके
इनसे इकोनॉमिक जो है ना पैसा हम प्राप्त कर सकते हैं, इकोनॉमिक को ठीक कर सकते हैं। तो खैर सरकार का अभी जो है ना वर्तमान में यही सोच है कि एग्रीकल्चर के साथ ये जो आपके लाइव स्टॉक्स है उनको और ज्यादा जोड़ दिया जाए, कॉम्प्लिकेटेड बनाया जाए, ताकि मान लेते हैं अगर खेती में इस बार हम लगाए थे, धान लगाए थे, और मौसम के खराब होने के कारण धान ठीक से नहीं हुआ, तो इसकी जो है ना उस व्यक्ति को जो है ना ज्यादा समस्या इकोनॉमिक ना झेलना पड़े, वो लाइव स्टॉक से अपने लिए आवश्यक सामानों को या जरूरतों को पूरा कर सके। अब इसके लिए क्या कैसे मैनेजमेंट करेंगे लाइव स्टॉक के लिए? तो सबसे पहला तो इसके लिए शेल्टर बनाना पड़ेगा, है ना, घर बनाना पड़ेगा जहां पर इनको रखना है हमको। घर कैसा होना चाहिए? घर वैसा होना चाहिए जो सूखा हुआ हो और साफ हो, ठीक है। हम लोग इसमें और क्या करना है, इनको वैसे प्रजातियों को बनाना है जिनकी जिनकी क्वालिटी अच्छी हो, जिनके प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी हो। तीसरा क्या करना है, वैसे जगह पर इनको रखना है या वैसी व्यवस्था हमको करनी है कि प्रत्येक एनिमल के लिए पर्याप्त स्थान हो, वो आराम से अपने गतिविधियों को पूरा कर सके। ये नहीं कि एक ही जगह पर बांध के छोड़ दिए हैं और सब चिपका हुआ है एक दूसरे के साथ, तो क्या हो जाएगा, उसका प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगा। नेक्स्ट क्या करना चाहिए, जिस स्थान पर इनको रखा जा रहा है वहां पर हवा का पर्याप्त व्यवस्था हो, वेंटिलेशन हो, बढ़िया हवा आता जाता हो, ये नहीं कि पूरा बंद है, डार्क स्थान है। लाइट पर्याप्त मात्रा में आती हो, नेचुरल लाइट, ठीक है, आर्टिफिशियल लाइट तो है ही, नेचुरल लाइट आती हो, मतलब सूरज का प्रकाश वगैरह आने का व्यवस्था हो, ऐसा उसका शेल्टर होना चाहिए। और उनका शेल्टर में क्या व्यवस्था होना चाहिए, पर्याप्त जो है ना वो पानी का व्यवस्था होना चाहिए, ताकि वो साफ पानी पी सके, और तो और उनको समय समय पर क्या किया जा सके, उनको धोया जा सके, उनको ठंडा रखा जा सके, ये ऐसी व्यवस्था हमको करनी चाहिए। उनका जो एक्सक्रीटा है उसको डिस्पोज करना भी एक अच्छा समस्या बन जाता है, तो इसका भी व्यवस्था होना चाहिए कि उनका जो एक्सक्रीटा है उसका डिस्पोजल कर सके, या तो बायोगैस के रूप में हम उसका बायोगैस प्लांट लगा सकते हैं जिसमें उनका एक्सक्रीटा को डालकर बायोगैस प्राप्त करेंगे, जिससे भोजन बनाया जा सकता है, हम लोगों को का खाना बन सकता है, और तो और लाइटिंग कर सकते हैं हम, ठीक है, या यंत्र या मशीन चला सकते हैं उससे, बायोगैस से, ठीक है, इवन बिजली बना सकते हैं बायोगैस से। तो लाइव स्टॉक का जो एक्सक्रीटा है उसका हम कैसे मैनेजमेंट करें, ऐसी कुछ डिस्पोजल का व्यवस्था करनी चाहिए। उनके आवास का में हम पढ़ रहे थे ये सब। और क्या करना चाहिए उनको, उनका जो है ना उनको जो है ना कई प्रकार के प्रीडेटर्स हैं, इंसेक्ट्स हैं जो उनको उनको उनसे क्या करते हैं, उन पर जिंदा रहते हैं या उनके खून को, ब्लड को लेते हैं, जैसे जू होता है, हाँ, जैसे उसमें जो है ना वो आपका कीड़ा हो जाता है उनके बॉडी पर, छोटे छोटे कई जो है ना जू प्रकार के हो जाते हैं कीड़े, उनके इंटेस्टाइन में कीड़ा हो जाता है, और तो और कई डिजीज हो सकते हैं उनको। तो ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए शेल्टर में कि वो प्रीडेटर से बच सके, हाँ, जो इनको हानि पहुंचाते हैं वैसे जंतुओं से बच सके। तो एनिमल जो होता है अगर उसको कंफर्टेबल शेल्टर दिया जाए, पर्याप्त जो है ना बढ़िया उसको उचित जो है ना रहने का व्यवस्था दिया जाए, तो उसका जो उत्पादकता है, जैसे दूध है, अंडा है, मीट है, वो कई गुना बढ़ जाता है। तो सबसे पहला जो है ना क्या करना है, तो यहाँ नीचे एक सबहेडिंग शुरू करते हैं, एनिमल हस्बेंड्री मैनेजमेंट, एनिमल हस्बेंड्री मैनेजमेंट। तो एनिमल हस्बेंड्री के लिए इतने बातों पर हमको ध्यान देना था। पहला है कि उचित जो है ना उनका आवास हो, आवास कैसा होना चाहिए आपको हम बताए थे कि स्थान पर्याप्त होना चाहिए, उसमें हवा का आने जाने का व्यवस्था हो, नेचुरल लाइट का व्यवस्था हो और तो और वहां पर साफ पानी का व्यवस्था हो जो पीने में उनका उपयोग हो और उनको धोया जा सके समय समय पर। और क्या बताए थे उसमें आपका, उनका जो एक्सक्रीटा है उसका डिस्पोजल ठीक से हो सके, ऐसी व्यवस्था करना है, किसमें, प्रॉपर शेल्टर में। अब प्रॉपर फीड का बात करते हैं। फीड में जो है ना आपका मतलब भोजन में उनका जो है ना ध्यान क्या रखना है कि अलग अलग जो जंतु है वो अलग अलग आपका जो है इस स्थिति में होते हैं। जैसे कुछ जो एनिमल्स होते हैं वो ऑलरेडी मिल्क देते रहते हैं, मिल्क ईल्डिंग होते हैं या एग ईल्डिंग होते हैं,
अंडा दे रहे हैं या फिर दूध दे रहे हैं, तो उनको उनको जो है ना फीड ज्यादा चाहिए, भोजन जो है ना ज्यादा चाहिए। कुछ जो होते हैं ना जो नॉर्मल आपका जो जैसे बछड़ा है वो आपका ग्रो कर रहा है, या कुछ कुछ एक गाय है जो दूध आपका बंद कर दी है, उनका फीडिंग जो है ना अलग होता है। तो ये आपको देखना पड़ेगा किसको क्या देना है, कितना हमको देना है। और दो प्रकार का भोजन देना होता है प्रॉपर फीड में, दो चीज आएगा यहाँ पर। तो आपको हम बताए थे प्रॉपर शेल्टर में क्या ध्यान रखना है, स्पेसियस स्पेसियस होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, वेंटिलेशन होना चाहिए, प्रॉपर वेंटिलेशन। हम लिख देते हैं थोड़ा थोड़ा सबको, है ना। प्रॉपर शेल्टर तो लिख दिए थे, हाँ बता भी दिए थे। प्रॉपर फीड का बात करते हैं। प्रॉपर फीड में, फीड जो है ना उसमें आपका दो तरह का फीड होना चाहिए। एक तो रफेज होना चाहिए जिसमें भूसा हम लोग डाल देते हैं, है ना, रिमेन्स डालते हैं प्लांट्स का हस्क के रूप में, भूसा के रूप में। दूसरा कंसंट्रेट का यूज किया जाता है। कंसंट्रेट समझते होंगे आप शायद। कंसंट्रेट जो है ना वैसे सब्सटेंस को कहते हैं जो भूसा के अलावे जो है ना कैटल को दिया जाता है मिक्सचर ऑफ सब्सटेंसेस के रूप में, जिसमें मुख्यतः फैटी होता है सब्सटेंस, प्रोटीनस सब्सटेंस होता है, साल्ट्स होता है। मतलब जैसे आप वाइल्ड केक देते हैं या फिर जो है ना हस्क के साथ जो भी मिलाया जाता है उन सबको हम कंसंट्रेट्स कहते हैं। इसमें कई चीज आता है, ध्यान रखना है। ड्राई ग्रास जो होगा, ड्राई ग्रास को रफेज बोल देंगे, ध्यान रखना है। रफेज किसको बोलते हैं तो आराम से बता दीजिएगा। रफेज जो है ना उसमें आता है ड्राई ग्रासेस, ग्रासेस या आपका ग्रासेस कह सकते हो। मेनली ड्राई ग्रास आता है, लेकिन इसमें आपका जो ग्रीन ग्रास है ना वो भी इसमें आ जाएगा, रफेज में आ जाएगा। नेक्स्ट है कंसंट्रेट। रफेज में एकदम भूसा जिसको बोल रहे हैं, एकदम दिमाग में रखिएगा। नेक्स्ट है आपका कंसंट्रेट। कंसंट्रेट में हम लोग जो है ना वाइल्ड केक को रखते हैं, ठीक है, ग्रेन मिक्सचर होता है, और तो और उसमें आपका जो है वाइल्ड केक हो गया है ना, साल्ट्स होता है, कुछ मिनरल्स होता है जो डाला जाता है किसमें, कंसंट्रेट में। तो कंसंट्रेट अब रोज चाहिए कितना, कंसंट्रेट और रफेज कितना चाहिए। देखिए अगर इसको हम लेके चले तो रफेज जो है रोज इसे एक सामान्य गाय का अगर बात करें तो 15 किलो से ऊपर चाहिए। हाँ 15 किलो से ऊपर, 15 केजी डेली चाहिए। तो 15 से 20 केजी जो है ना रफेज चाहिए, भूसा चाहिए एक सामान्य गाय को, जो करीब 200 किलो का है जिसका वजन। उसको जो है ना ग्रेन मिक्सचर, जिसको कंसंट्रेट कर रहे हैं, कंसंट्रेट का मतलब है ग्रेन मिक्सचर, ये ध्यान रखिएगा। ग्रेन्स मिक्सचर, इसमें कई तरह के ग्रेन्स रहेंगे मिक्सचर, इसको कहते हैं कंसंट्रेट। तो ये दोनों का यूज करना है हमको। ग्रेन कंसंट्रेट जो है या जिसको हम ग्रेन मिक्सचर कह रहे हैं, ये ग्रेन का जो मिक्सचर है रोज आपको 4 से 5 किलो चाहिए एक सामान्य गाय को, जो करीब 2 किलो का है, 200 किलो का है, सॉरी 200 किलो का है। और जो दूध देने वाली उसको समान रूप में 4 से 5 किलो जो है ना वो कंसंट्रेट चाहिए। कंसंट्रेट हम फिर बोल रहे हैं उसमें क्या क्या हो सकता है। कॉटन सीड जो होता है, कपास का जो बीज होता है वो आपका होता है मिला हुआ उसमें, समान रूप से जो मिलता है बाजार में। वाइल्ड सीड्स का जो है ना केक होता है, और तो और सीरियल्स होता है ग्रेन का, जैसे गेहूं वगैरह उसमें या जौ वगैरह मिलाया जाता है। इन सब को मिलाकर कंसंट्रेट के रूप में बाजार में वो आता है। आप अपने घर में भी उसको बना सकते हैं। मकई का हो सकता है, हाँ व्हीट का हो सकता है। उसमें आप क्या करेंगे, वो वाइल्ड केक मिला देंगे, वो तेल जो पेरवाते हैं उसके बाद जो बच जाता है ना उसको मिला देंगे, थोड़ा नमक मिला देंगे उसमें। हाँ और तो और थोड़ा सा जो है ना उसमें अगर आप और चाहते हैं तो कुछ बाहर से भी मिला सकते हैं। जैसे बाजार में आता है वाइट टाइप का जो है ना एक लिक्विड आता है उसको मिला सकते हैं, या फिर पाउडर आता है उसको मिलाया जा सकता है।
तो ये कंसंट्रेट आप घर में भी बना सकते हैं। तो कंसंट्रेट जो है ना वो जनरली ग्रेन का मिक्सचर होता है जिसमें कई प्रकार के ग्रेन्स होते हैं। ये आपको चाहिए 4 से 5 किलो रोजाना, और एक सामान्य गाय को कम से कम 30 से 35 लीटर पानी चाहिए रोजाना। हाँ, उसको यूज करने के लिए, पीने के लिए, धोने का बात नहीं कर रहे हैं। अब आप सोचिए अगर आप 10 गाय रखते हैं तो आपको कम से कम उनको 300 लीटर पानी तो चाहिए रोजाना। अगर ऐसी व्यवस्था आप कर पाते हैं तो गाय जो है ना वो आपका प्रॉपर क्या होगा, फीडिंग कर पाएंगे उसको, और दूध पर्याप्त रूप में ले पाएंगे। देखो, हम यहाँ पर प्रॉपर शेल्टर में 2-3 बात और जोड़ना चाह रहे हैं अपनी तरफ से, आपके बुक के अलावे, मतलब आप लोग के पढ़ाई के अलावे से, कि प्रॉपर शेल्टर और प्रॉपर फीड के साथ एक व्यवस्था और कर दिया जाए जिसमें प्रॉपर उसका जो है ना मालिश का व्यवस्था हो, मतलब उसको, उसके बॉडी को टच करने की व्यवस्था हो। अगर दूध देने वाले मिल्क यील्डिंग जानवरों का बॉडी को मसाज किया जाए, समय समय पर साफ किया जाए, उसको छुआ जाए हाथ से, और तो और उसको बढ़िया गाना सुनाया जाए, तो उनका मिल्क का प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सकता है, उनके अंडा देने की क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। इवन देखा जा चुका है कि कई जो प्रोफेशनल रूप में अभी मिल्क व्यापार करना शुरू किए हैं, उन लोगों ने अपने उस कैटल के फॉर्म में वो जहां तहां जो है ना वो साउंड बॉक्स लगाए हैं, और उसको समय समय पर बजाते हैं। खाना खाने के बाद जब स्थिर हो जाता है जानवर, तो हल्का आवाज में, ज्यादा तेज आवाज में नहीं, लाउड साउंड नहीं चाहिए उनको, हल्का, हाँ हल्का आवाज में, पुराने जमाने के जो गाने थे या रविंद्र जो संगीत जो होता है, वो सबको बजाने पर क्या देखा जाता है कि जानवरों का जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ जाता है, वो काफी रिलैक्स महसूस करते हैं। और जब वो रिलैक्स महसूस करेंगे तो उनका प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगा। प्रोडक्टिविटी चाहे तो जानवर मीट के रूप में हो, अंडा के रूप में हो, या फिर मिल्क के रूप में हो, या बच्चों के रूप में हो, उनका प्रोडक्टिविटी बढ़ता है, वो काफी सुकून महसूस करते हैं। नेक्स्ट आपको हम क्या बता रहे हैं, ये फीड फीड और ये दोनों के बारे में। तो आपको हम अगला बढ़ते हैं ब्रीडिंग के बारे में। क्या किया जाता है, जंतुओं को आपस में मेट कराया जाता है, और अलग अलग वेराइटी के इसमें ब्रीड प्राप्त किए जाते हैं। समानतः 2 प्रकार के में जो है ना जानवर यहाँ पर होते हैं। एक वैसे जानवर जिनका उपयोग हम मैकेनिकल सोर्स में कर सकते हैं, मतलब काम को पूरा करने के लिए वो शरीर से काम करेंगे, और कुछ ऐसे होते हैं एनिमल्स जो आपका शारीरिक रूप से कमजोर होते हैं, लेकिन वो डिफरेंट प्रोडक्ट्स आपको खूब देंगे, जैसे दूध खूब देंगे, अंडा दे सकते हैं, हाँ मीट देंगे। तो इसको बोलते हैं जनरल यूटिलिटी वाले आपके जानवर, मतलब सामान्य उपयोग वाले जानवर, तो उनको कहते हैं जनरल यूटिलिटी। और जो खूब दूध देने वाली होती है उनको कहते हैं मिल्च ब्रीड। और कुछ जानवर जो होते हैं ना वो ड्रॉट ब्रीड भी कहलाते हैं, जो आपके काम भर दूध भी देते हैं, और उनका उपयोग हम मैकेनिकल रूप में भी कर सकते हैं। तो हम अगला दिन इसको कर लेंगे, लेकिन आपको एक टास्क है, पहले भी आपको एक होमवर्क दिए थे, हम बताए थे कि आप बच्चों को वो क्या करना था, प्लांट का डिजीज के जो है ना किससे किससे होता है सो आपको कलेक्ट करना था, और वेराइटीज कलेक्ट करने थे। आप लोगों में से कितने बच्चे इसको पूरा करना है आपको। ये जो आपको एनिमल का जो हम ब्रीडिंग करेंगे, तो इसमें हम आगे पढ़ेंगे ब्रीड के बारे में, ब्रीडिंग। तो ब्रीडिंग क्या है, ब्रीड क्या है, ये हम आपको बताएंगे, लेकिन आपको होमवर्क है कि आप क्या करेंगे, एनिमल का ब्रीड को प्राप्त का जो वेराइटी है ना उसको प्राप्त कर लेंगे, कहीं से नोट करेंगे, खोजेंगे, उसको नेट से खोज सकते हैं, हाँ अपने गार्जियन से पूछ सकते हैं, या कहीं और से कर सकते हैं। जैसे कैटल है, तो कैटल का कौन कौन सा ब्रीड जो है वो आपका दूध देने के लिए नामी है, जैसे गीर है कैटल में, साहिवाल है, रेड सिंधी है, ये सब जो है ना वो आपका क्या है, दूध देने वाली वैरायटी है। लेकिन अगर आपसे अब ये पूछा जाए कि उसमें दूध देने के अलावे इसमें कौन कौन है, गाय भैंस में, भैंस में कौन कौन हो जाएगा, तो भैंस में आपका मुर्रा आ जाएगा, ठीक है। भैंस में आपका मेहसाना है, ये दोनों जो है ना काफी लोकप्रिय है भैंस का प्रजाति। तो गाय में आपको बताया अभी हम, ब्राउन जर्सी हो सकता है, होल्स्टियन हो सकता है,
गीर हो सकता है, साहिवाल हो सकता है, रेड सिंधी हो सकता है। इसमें रेड सिंधी, साहिवाल या गिर जो है ना वो भारतीय है वेराइटी, और काफी दूध इसका काफी महंगा आता है गिर का खास करके। बाकी जो आपको दो वेराइटी बताए, जैसे कि हम जर्सी का बता रहे हैं, ब्राउन जर्सी है या जर्सी जिसको बोलते, या फिर हॉल्स्टियन है, फ्रिजिशियन है, ये आपका जो है ना विदेशी वेराइटी है। करन स्विस है, ये कैटल का वेराइटी है। तो ऐसे आपको लिखना पड़ेगा कैटल का कौन कौन सा जो है ना नाम है जो आपका दूध के लिए यूज किया जाता है मेनली। भैंस का भी कौन कौन सा है जो बढ़िया प्रजाति का है, मुर्रा है, मेहसाना है, ऐसे करके रखना है। तो ये आपका आज का होमवर्क है कि कैटल्स का और जो अन्य जो आपके हैं लाइव स्टॉक, उनके वेराइटी को ज्यादा का नहीं करना है। कैटल का कर लो, बफेलो का कर लो, और एक आध को और कुछ का कर सकते हो, हॉर्स आर्स का ये सब का ज्यादा का नहीं करना है। दो तो जरूर कर लो, एक गोट कर लेना, कैटल है, बफेलो है, गोट है, सीप, सीप का भी छोड़ दीजिए, 3 कम से कम कर लीजिए। इसका इंपॉर्टेंट वेराइटीज ऑफ कैटल्स, इंपॉर्टेंट वेराइटीज ऑफ बफेलो, इंपॉर्टेंट वेराइटीज ऑफ गोट, ऐसे कर लीजिए।